तस्वीरें आप देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है और गणतंत्र दिवस को धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। हर कोई इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुआ है, आम लोग से लगाकर खास पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से। तो आज का दिन कई मायनों में खास है, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय पर्व जिस तरह से आप देख रहे हैं धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, भारत के लिए गर्व का दिन है, हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। तो इतिहास पन्नों में कई यादों को समेटे हुए आज का दिन अगर आप याद करेंगे तो वाकई में अद्भुत है, अविश्वसनीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं, परेड की सलामी ले रहे हैं। तो कर्तव्य पथ दिल्ली में भी धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है। इधर इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सीएम मोहन नेहरू स्टेडियम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सीएम मोहन नेहरू स्टेडियम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, परेड की सलामी ले रहे हैं। उधर दिल्ली में भी भव्य तैयारी है। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह की। तो देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। ये इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बड़े ही उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम साय परेड की सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगे के रंग के गुब्बारे आसमान में छोड़े हैं। उधर दिल्ली में भी भव्य तैयारी है। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। भारत एक गणराज्य बने लंबा समय हो गया है। तो भारत की स्वतंत्रता की कड़ी मेहनत, संविधान की महत्ता को आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। तो उधर दिल्ली में राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन की तैयारी है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के वीर जवान करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। देखें आप तस्वीरें, खुले आसमान में तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। तो आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, खुले आसमान में तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन ने आसमान में तिरंगे के रंग के गुब्बारे छोड़े हैं। तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम मोहन नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम साहब भी छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आए। अरे तुम नहीं जाते हैं क्या? ठीक है, तो मैं ये दे रहा हूँ। कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय के नेतृत्व में उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्वीकार किया और शांति के साथ आने वाले दिनों के लिए उन्होंने शुभकामनाएं प्रदान की।
पूरी टीम के साथ उन्हें सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लेटून कमांडर 13 गाइड अनुप्रिया कोट्टा उर्दू लाइन 10 हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर, उन्होंने सलामी दी और महोदय ने श्रीमान किया। इस तरह परेड के 3 टुकड़ों में अंतिम खंड की प्लेटून कमांडर 14 गाइड पुष्परानी शासकीय कन्या शिक्षा परिषद पूरी टीम के साथ उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को इन आशाओं के साथ उन्हें सलामी दी कि आने वाले समय में हम बालिकाओं का भविष्य और उज्जवल होगा। ऐसी कामनाओं के साथ दर्शक रेखा के 3 जमीन माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, समृद्ध विरासत और विकास यात्रा का उत्सव मना रहा है संपूर्ण भारत। और समय समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन दर्शक दीर्घा की ओर से गुजरता हुआ विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर और विशिष्ट दर्शक दीर्घा से उन शहीदों के परिजनों की दीर्घा जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। और इसके पश्चात अति विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर शने शने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। देखो आज सजी है महफिल अमन चाहने वालों की, भारत माता के चरणों में शीश चढ़ाने वालों की। असाधारण है ये जवान जो सामने आज के इस अभियान तैयार के लिए अपने आप को तैयार किए हैं। हजारों में से चयनित होकर के उपस्थित आज के इस दिवस के लिए अली सरदार जाफरी की वो पंक्तियां, गरजती हैं तोपे गरजने दो इनको, तुहुल बज रहे हैं तो बचने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। उत्तरोत्तर प्रगति के नवीन सोपान गढ़ता हुआ मेरा भारत आज पूरे विश्व पटल पे अपनी ख्याति अर्जित कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत। यह नीलकंठ ऐसा नीलकंठ जिसने स्वयं विष पीकर पूरे विश्व को अमृत दान दिया। विश्व में आज हमारे भारत की गौरव गाथा गूंज रही है। हमें गर्व है अपने पहचान पर और गर्व है कि हम सब हिंदुस्तानी शांति, प्रेम, शिक्षा और सर्वोत्तम स्थान लिए मेरा भारत आकाश सा बलवान और यह धरती अत्यंत धैर्यवान और हमारा इतिहास हमारे मस्तक पर लिखा जा रहा है। हम कामना करते हैं कि आज यह हमारा भारत सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम तो कभी ठुकराए लोगों की शरणा स्थली बन जाता है। और ऐसी कामना के साथ हमारा भारत हितोपदेश और कर्म योग को पूरी दुनिया में दिखाकर जिसने खुद कभी अपना पराया सीखा नहीं, ऐसी कामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। शहीदों के परिजनों के सम्मुख से गुजरता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन और अभिवादन स्वीकार किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत ही कृतज्ञता के साथ शहीद परिवारों को और अब धीरे धीरे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन अति विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर जाता हुआ। जैसे कह रहे हैं हमारे अतिथि महोदय, इन शहीदों की शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन। इस भारत भूमि का ये पावन धरती हम सब पे शक्ति का संचार करती है और बलिदान की भावना को यूं ही भरती है। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज प्रांगण पर आपका अनंत स्वागत, अभिनंदन महोदय। आपके आगमन से हम सब में उत्सव का संचार हो रहा है। 76वां गणतंत्र देश मना रहा है। इसको 26 जनवरी के लिए ये भारत की आन बान का दिन है। आज हर भेदभाव खत्म हुआ, कहते इसे संविधान का दिन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सब हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की
वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना के माध्यम से कुल 6,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश की भीतर भी नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुए हैं। नदी जोड़ो अभियान हमारे अपने प्रदेश के राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी दोनों तरफ से समान रूप से किया जा रहा है। राज्य के बाहर पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना जो राजस्थान के साथ हमारा 20 वर्ष से ज़्यादा समय से उलझा हुआ मसला था, उसको सुलझा करके हमारे देश के राज्यों के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक नया अध्याय गढ़ने का प्रयास हुआ है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड की धरती को केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से गणतांत्रिक परंपराओं की अपनी ऐतिहासिक जड़ों और अपने श्रेष्ठ संविधान को के बूते लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत अविचल खड़ा ही नहीं है, अपितु निरंतर तरक्की के नए शिखरों को छू रहा है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिनकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारी आजादी की लड़ाई की सोच हमारे संविधान में पूरी तरह से झलकती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य संविधान तैयार कर रहे थे, तब निश्चय ही उनके सामने बाबा गुरु घासीदास जी के समता मूलक संदेश, शहीद वीर नारायण सिंह जी के संघर्ष की गाथा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का छुआछूत विरोधी संघर्ष जैसे आदर्श रहे होंगे। इन सभी के विचारों को बाबा साहेब ने अंतिम ड्राफ्ट के रूप में बहुत सुंदरता से पिरोया था। इस गणतंत्र की धरोहर को सुरक्षित रखने और सहेजने संवारने की जिम्मेदारी हमारी और भावी पीढ़ी के हाथों में है। हमारा गणतंत्र हमें सत्यमेव जयते की सीख देता है। मुंडकोपनिषद का यह सूत्र वाक्य हमें बताता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अंततः विजय सत्य की ही होती है। हमारे गणतंत्र की इस भावना की विजय हमने गंभीर नक्सलग्रस्त इलाकों में देखी है। इन इलाकों में माओवाद ने अपनी हिंसक विचारधारा से न केवल मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ करने का निर्णय किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया है। यह मिशन युवाओं के स्वप्न साकार होने का माध्यम तो बनेगा ही, साथ समाज में सकारात्मक और अपेक्षित
परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरित करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता संवर्धन, उद्यमिता को प्रोत्साहन और रोजगार, सामाजिक पहल, सामाजिक सद्भाव इस मिशन के प्रमुख स्तंभ है। सरकार 5 वर्ष में युवाओं के लिए 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का लक्ष्य रख रही है। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। गरीब कल्याण का मिशन गरीब और वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। यह मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा का हौसला और जनता का संकल्प मिल जाता है तो कोई भी हिंसक विचारधारा नहीं टिक सकती। बस्तर में माओवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। शीघ्र ही बस्तर पूरी तरह से नक्सल आतंक से मुक्त हो जाएगा। आतंक से मुक्ति के साथ ही बस्तर में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास की राह खुल गई है। इसका माध्यम हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही नियत नीलानार योजना बनी है। अरसे बाद स्कूलों में घंटियां गूंजी, पानी बिजली का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित हुआ, आधार कार्ड बने और आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बस्तर अब उमंग से भरा हुआ है। हमने यहाँ बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। पूरे बस्तर से 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें नक्सल हिंसा से प्रभावित परिजन भी थे, आत्मसमर्पित नक्सली भी थे और नक्सल हिंसा में अपने अंग गंवा चुके दिव्यांगजन भी थे। खेलों के इस महाकुंभ में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हम सबके लिए यह बहुत भावुक क्षण था। बस्तर ओलंपिक नए बस्तर की पहचान बन गया। किसान परिवार से आने वाले लोगों ने खेती का वो वक्त भी देखा है जब कड़ी मेहनत से धान उपजाने के बाद मंडियों में किसान भाई धान लेकर जाते थे तो औने पौने में धान बेचकर आना पड़ता था। बहुत मुश्किल से परिवार चलता था। खरीफ फसल के बाद उनके पास दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो धान की खरीदी की व्यवस्था भी आरंभ हुई। धान के कटोरे में कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना भी आरंभ हुई। यह काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले 5 वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 6,000 गांवों में प्राथमिक दुग्ध समितियां हैं। प्रदेश के समस्त गांवों के लिए दुग्ध समितियों को गठन करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। सांची ब्रांड को और मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देश के कुल दूध उत्पादन को बढ़ाकर 20% तक करने का भी हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुबंध से राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से सहकारी प्रणाली भी सशक्त होगी। प्रदेश के सभी जिलों में गौशालाओं का सुचारू संचालन होगा। प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्वालियर में 10,000 से अधिक गायों की एक सक्षम आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का प्रारंभ हम करा चुके हैं। धीरे धीरे करके हमारे सभी
हमारे राज्य के बड़े नगर निगमों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर इत्यादि स्थानों पर भी इसी प्रकार की गौशालाएं बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा करवाया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालकों और किसानों को गोपालन प्रोत्साहन देने के लिए 10 गाय से ज्यादा पालने पर सरकार अनुदान देने का विचार कर रही है। पंजीकृत गौशालाओं में भी प्रति गोवंश मिलने वाली 20 रुपये आहार राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से मछुआरों बंधुओं को मत्स्य का ड्रोन मिनटों में कर देता है। आपने इधर के वर्षों में देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। कभी मानसून विलंब से आता है तो कभी असमय बारिश हो जाती है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी भी हमने की है। हमने ऐसे बीज तैयार किए हैं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। एफपीओ के माध्यम से किसानों के लिए नए उद्यम के रास्ते हमने खोल दिए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है तो पशुपालन को बढ़ावा देना होगा। हम सबने सहकारिता में अमूल का प्रयोग देखा है। भारत में एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अमूल के रूप में श्वेत क्रांति की, छत्तीसगढ़ में भी श्वेत क्रांति की राह हमने खोल दी है। बीते महीने हमने एनडीडीबी के साथ एमओयू किया है। इस एमओयू के माध्यम से छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए 621 सहकारी समितियां काम कर रही हैं। अब 3200 नई सहकारी समितियां बनेंगी। इस एमओयू के पश्चात 1.25 लाख से अधिक किसान दूध उत्पादक समितियों से तो जुड़ेंगे ही। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे बच्चों के भोजन में दूध के रूप में प्रोटीन अधिक मात्रा में शामिल होगा। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के आदर्शों के अनुरूप नागरिकों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी धरती रत्नगर्भा है। खनिज संपदा के मामले में छत्तीसगढ़ अतुलनीय है। कोयले और लोहे के उत्पादन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। देश के बॉक्साइट भंडार का 20% हमारे यहाँ है। सारी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपना रही है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए लिथियम की जरूरत होती है और इसके भंडार हमारे कोरबा, सुकमा और बस्तर जिले में है। इन खनिज संसाधनों का दोहन राज्य के आर्थिक विकास के लिए हो, इस जरूरत को पूरा करने हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भी चले जाइए, शानदार चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर से आपका स्वागत होगा। रांची, हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा तो यह कनेक्टिविटी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार ने हमारे राज्य में सड़क अधोसंरचना को बेहतर करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों की घोषणा भी की है। बिजली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है। ये सारी बातें छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बेहद आकर्षक बनाती हैं। इतने बेहतर वातावरण में यदि निवेश के इच्छुक उद्यमों को अनुदान सहित अनेक सुविधाएं मिले तो उनके लिए यह सोने पर सुहागा है। हमारी नई उद्योग नीति ने यही कार्य किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत जरूरी सुधार किए गए हैं। सिंगल विंडो 2.0 से एनओसी की दिक्कत बिल्कुल दूर हो गई है। हमारा फोकस यह है कि स्थानीय लोगों को अधिकतम संख्या में रोजगार मिल सके। 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों के लिए हम विशेष अनुदान दे रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दें जिनके लिए छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के अनुरूप आगे बढ़ने की भरपूर संभावनाएं हों। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए
मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली टेक्नोलॉजी अर्थात ग्रीन उद्यमों के लिए बड़ी संभावनाएं बनी है। नई उद्योग नीति में हमने इसके लिए निवेश प्रोत्साहन पैकेज रखा है। छत्तीसगढ़ में उद्यमी अब ग्रीन स्टील की ओर फोकस कर रहे हैं। नई उद्योग नीति से इसके लिए बेहतर वातावरण बन रहा है। इस बात का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके चलते 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। हम अटल नगर नया रायपुर को आईटी हब के रूप में तैयार कर रहे हैं और तेजी से आईटी कंपनियां यहाँ गैर अपराधीकरण किया गया है। सतत टिकाऊ तेज गति से विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में पिछली बार की तुलना में 16% से अधिक प्रदेश का बजट अर्थात 3,65,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसको आगामी 5 वर्ष में 2 गुना करने का हमने लक्ष्य रखा है। प्रदेश में अब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर के 1,42,000 से अधिक हो चुकी है। ई पंजीयन ई स्टाम्पिंग के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्रेशन करने का नया अभियान प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से 2024 में राजस्व महाअभियान के माध्यम से लगभग 30 लाख, द्वितीय चरण में लगभग 50 लाख राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना में 88% कार्य पूरा होने की सराहना की है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में मध्य प्रदेश के 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आधुनिक और बेहतर शिक्षा के लिए हमने हर क्षेत्र में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के आधार पर युवाओं को अपने सभी प्रकार की शिक्षा अपने जिले में मिले, ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में परंपरागत तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित विश्वविद्यालयों का उनके कार्यक्षेत्र के अलावा भी कई और रोजगार परक कोर्स चालू करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 17 शासकीय 13 निजी मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ 2003-04 में प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक ही वर्ष में हमने 3 मेडिकल कॉलेज चालू करते हुए आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले 2 वर्षों में हम लगभग 24 मेडिकल कॉलेज और देने वाले हैं। अर्थात देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना में हम सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस चालू करने वाले राज्यों की श्रेणी में आज अपनी एक विशेष पहचान बना के खड़ा हुआ है। हाल ही में 2 दिन पहले हमारी एयर एम्बुलेंस के बलबूते पर हमने न केवल शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण कराने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि गरीबों के प्रति हमारी भावनाओं को प्रकटीकरण का यह उदाहरण भी माना है, जिसके माध्यम से एयर सुविधा, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम हर गरीब के जीवन को बचाने में अपनी सरकार का सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक तरफ जब एलोपैथिक कॉलेज हम बढ़ा रहे हैं, उसी समान दृष्टि से हम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय को भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 11 नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की निर्णय की घोषणा की थी, जिसमें से 5 महाविद्यालय में निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति भी हमने जारी कर दी है। 1 वर्ष के अंदर ये 11 ही मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में नल से जल की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास हमारा चल रहा है।
प्रदेश के 17,000 से ज्यादा ग्रामों में सभी घरों में जल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश में लोक परिवहन, खास करके हमारा राज्य देश का एकमात्र राज्य था जिसका अपना राज्य परिवहन सरकारी व्यवस्था के अभाव में निजी व्यवस्थाओं के हाथों मजबूर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम लोक परिवहन के प्रबंधन सरकार के माध्यम से कराते हुए सुदूर ग्रामीण से ग्रामीण, छोटे से छोटे स्थान तक भी इस परिवहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हुए आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बड़े महानगरों को आधुनिक परिवहन की व्यवस्था के साथ साथ हम ग्रामीण लोक परिवहन के साधनों का भी उपयोग कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ मेट्रो ट्रेन का मामला हो या इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन का मामला हो, भारत सरकार ने भी अद्वितीय रूप से मध्य प्रदेश का ध्यान रखते हुए हमारे लिए विकास के नए दरवाजे खोलने का काम किया है। भारत सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की दृष्टि से भी 3,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इंदौर अकेले में 350 करोड़ की लागत से एलिवेटेड और कई सारे काम भारत सरकार के माध्यम से मंजूर हुए हैं। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में अपग्रेड करने की अनुमति मिली है। प्रदेश में विमानन सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो कम समय में भी काफी बड़े पैमाने पर हमारी विमानन सेवाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के विकास के लिए करने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट के संचालन के साथ हमारा राज्य एक साथ 6 एयरपोर्ट संचालित करने वाला, 24 घंटे जहां हमारी विमान सेवा मिले, ऐसे बड़े राज्य में अब शुमार हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई स्थानों पर एक साथ हवाई पट्टी, छोटे छोटे ब्लॉक में हेलीपैड हमारी योजना का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्तमान के दौर में हम सभी प्रकार के परिवहन के व्यवस्थाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करने की तरफ आगे बढ़े हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार को मिलाकर एक तथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर दूसरा को पूरा करने में मदद करती है। यह महिलाओं की अपनी निधि है, वो इसे अपनी इच्छा से खर्च कर रही हैं। कोई बहन इसे बच्चों की पढ़ाई में लगा रही है, कोई निवेश कर रही है, कोई माँ अपनी हवाई यात्रा का सपना पूरा कर रही है। सारंगढ़ के ग्राम दानसारा की माताएं बहनें अयोध्या धाम में श्री राम लला का मंदिर बनाने से अभिभूत थी। वो श्री राम का मंदिर अपने गांव में बनाना चाहती थी। सभी महिला एकजुट हुई, महतारी बंधन योजना से मिलने वाली राशि और चंदा इकट्ठा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा रही हैं। हम महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट फूड का काम सौंप रहे हैं। पहले चरण में 5 जिलों से इस काम की शुरुआत करेंगे। प्राचीन काल में हमारा देश विश्व गुरु था। इसका कारण हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। यह प्रणाली ज्ञान विज्ञान के साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों की भी शिक्षा विद्यार्थियों को देती थी। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत में राज करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीयों में हिंसा की भावना भर दी जाए। उन्होंने प्राचीन पद्धति समाप्त कर मैकाले द्वारा लाई गई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की। इसके चलते हमारे मनीषियों द्वारा लिखे श्रेष्ठ ग्रंथों की स्मृति भी जनमानस में धुंधली होती गई। मोदी जी ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ ही हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियों और गौरवशाली परंपरा को शामिल करने वाली नई शिक्षा प्रणाली हमें दी है। छत्तीसगढ़ में हमने इसे लागू किया है। हम 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 341 पीएम श्री विद्यालय हमने आरंभ किए हैं। हम बच्चों को एआई और रोबोटिक्स की शिक्षा भी दे रहे हैं। हम यह मानते हैं कि बच्चों की शिक्षा को बेहतर दिशा में देने में जितनी जिम्मेदारी शिक्षकों की है उतनी ही अभिभावकों की भी है। इसके लिए हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एजेंडा भी व्यवस्थित किया है। अपने जन्मदिन को स्कूलों में बच्चों के साथ न्योता भोज के रूप में भी मनाने की परंपरा हमने आरंभ की है। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के चलते बच्चों का शैक्षणिक स्तर गिरा था। इसे दुरुस्त करने
हमने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है। हमारी भारतीय परंपरा में आशीर्वाद देने पर लंबी आयु की कामना करते हुए आयुष्मान भव कहा जाता है। लोगों की दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य से जुड़े सरोकार हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत प्रदेश के 77,20,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है। जो समाज अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करता है वही समाज फलता फूलता भी है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मिलित किया है। इन्हें अब 5 लाख रुपए तक इलाज का लाभ मिल रहा है। हमारा उद्देश्य छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब बनाना है ताकि न केवल हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में छत्तीसगढ़ के नागरिकों का इलाज हो सके, अपितु छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म के भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो। इसके लिए हमने अटल नगर तथा अटल नगर नवा रायपुर में 200 एकड़ भूमि चिन्हांकित की है। यहाँ मेडिसिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5000 बेड वाला अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। अटल नगर नया रायपुर में हम 141 एकड़ भूमि पर फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं। इससे अटल नगर नवा रायपुर मध्य भारत का फार्मास्यूटिकल का हब के रूप में उभरेगा। बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से सिम्स के विस्तार का कार्य शुरू कर दिया गया है। राजधानी रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में भी 700 बिस्तर अस्पताल के विस्तार के लिए हमने 231 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। इसके पूरे होने के साथ ही अंबेडकर हॉस्पिटल में 2000 बेड की सुविधा हो जाएगी। प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को विकसित करने के लिए 4 नए मेडिकल कॉलेज जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम में भवनों के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको याद होगा कि पहले पीएमटी की परीक्षाओं में एक पेपर अंग्रेजी का होता था। हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि और हिंदी माध्यम के अनेक प्रतिभाशाली परीक्षार्थी कई बार इस वजह से भी पीएमटी क्लियर नहीं कर पाते थे। बाद में इसे हटा दिया गया, लेकिन आगे मेडिकल की पढ़ाई में अंग्रेजी की समस्या कायम रही। हमने मेडिकल छात्र छात्राओं को हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की राह में अब कोई रुकावट शेष नहीं रही। हमारा प्रदेश इस वर्ष अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। संयोग से यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न तक नक्सल मुक्त बनाने की रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और जनता को राहत देने के लिए लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के भी प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम अपने किसी भी जेल से किसी भी बंदी को कोर्ट में हाजिर करने के लिए लगने वाले समय में और पुलिस बल में बाकी व्यवस्था में न केवल बदलाव लाते हुए सारे अपराधियों के समूचे प्रकरण के कोर्ट में चलने वाले मुकदमे की कार्रवाई न केवल जेल से ही प्रारंभ कराएंगे, बल्कि इससे जुड़े हुए बाकी पक्ष भी जैसे चिकित्सक और बाकी लोग भी हॉस्पिटल से ही अपने डिजिटल वर्चुअल रूप से अपनी गवाही दे करके हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेगा, बंदी जेल में रहेगा, न्यायालय अपने स्थान से चलता रहेगा। आधुनिक तकनीक के बलबूते पर हमने प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय हमारे द्वारा किया गया है। इसी सिलसिले में पिछले मध्य प्रदेश में पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश के अंदर पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने वाला दर्जा भी मध्य प्रदेश ने पाया है। नए कानूनों की खास करके उनमें जनता की भागीदारी, अधिकारों को देने का हमारा उपक्रम, ये लगातार हम जनता के बीच
मध्य प्रदेश के नए कानूनों को लागू करने के लिए 100% क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जन कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के कल्याण के प्राथमिकता के अनुसार निरंतर विकास का ये यज्ञ जारी रहेगा। गत 1 वर्ष में प्रदेश की प्रगति के लिए जो निर्णय लिए गए वो आपके सबके सामने है। प्रदेश के नागरिकों का व्यापक जन समर्थन भी हमको मिला है। निश्चित यह संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो यही है, मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मामलों में अग्रगण्य रहे, प्रदेश में विकास से निर्णायक परिवर्तन हो। हम कह सकते हैं यह गण और तंत्र की परिणामकारी उत्तरदायी संस्कृति का जीवंत चित्र है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सच्चे अर्थों में विकास और समानता की दिशा में आगे बढ़ते हुए चित्रों के रंगों के निरंतर चटक और रेखाओं को अमिट बनाए रखने की दिशा में लगातार काम करता रहेगा। मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात को विराम देता हूं। जीवन उनके भीतर शुभ संकल्पों के बीज बोता रहे, इसके लिए हमने पुण्य अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना आरंभ की है। अब तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु इस योजना के माध्यम से श्री राम लला के दर्शन कर चुके हैं। हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक संपदा समृद्ध है। जनजातीय संस्कृति की थाती संभालने वाले हमारे बैगा, गुनिया, सिरहा को हम लोग हर साल 5-5 हजार रुपए की सम्मान निधि दे रहे हैं। जनजातीय गांव में अखड़ा निर्माण विकास योजना हमने आरंभ की है। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले हमारे जनजातीय सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में लगाने का निर्णय लिया है। राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन हमने पुनः आरंभ कराया है। देश भर से साधु संतों का समागम राजिम के त्रिवेणी संगम पर हो रहा है। प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का सुखद संयोग बना है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सुविधा देने हमने 4.5 एकड़ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन तैयार किया है। यहाँ प्रदेश के श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। गांधी जी कहते थे कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष जब हम छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तब हमने विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया है। वर्ष 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का भव्य स्वरूप हम सभी के सामने होगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। हमारी सरकार ऐसी सरकार है जिसने 1 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता के समक्ष अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। हमारे पास शुभ संकल्प है, सच्चाई है, ईमानदारी है और पुरखों की परंपरा से आई शक्ति है। हम आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और हर बाधा को पार कर एक उज्जवल, सशक्त, विकसित छत्तीसगढ़ के अपने सपने को मूर्त रूप देंगे। अथर्ववेद का मंत्र है, कीर्तन में दक्षिणे हस्ते जयो में सब आहिता। कार्य का शुभ संकल्प मन में हो तो सफलता जरूर मिलती है। गणतंत्र पर्व की आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अंबिकापुर की पावन धरा से पूरे देश की जनता के नाम संदेश और अब पूरे विश्व को संदेश रंगीन गुब्बारों के माध्यम से हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज के 3 रंगों में समावेशित ये केसरिया, श्वेत और हरे रंग जो संस्कृति, शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को व्योम मंडल से ये प्रदर्शित करने में पूरे विश्व को ये संदेश कि भारत हमेशा संस्कृति की रक्षा करते हुए शांति से समृद्धि की ओर अग्रसर और नवीन सोपान गढ़ रहा है प्रगति के हमारा भारत।
निकल रही है। ठीक है। तीसरे और अंतिम हर्ष फायर में पूर्ण राष्ट्र धुन बजेगी। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थल पे खड़े होकर के राष्ट्र धुन का सम्मान करें और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। गणतंत्र के जय घोष को विश्वव्यापी बनाने के लिए हर्षनाद किया गया था। उसके प्रतीक के रूप में 3 हर्ष फायर यहाँ पे हमारे इन टुकड़ियों के द्वारा ये क्या सिस्टम है भाई? बाजू से डालो, कौन सा हाँ ऐसे दबा लग गया भाई। बहुकोणीय आयामों के साथ अद्भुत छठा बिखेरते हुए परेड का स्वागत कर रही है। यह भव्य परेड शनि शनि सलामी पर अग्रसर और परेड का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर आदित्य सिंघारिया जी। 2IC की भूमिका में पूजा पाटीदार जी उनका अनुकरण रही हैं। मंच के सामने पहला दल पहुंचते हुए परेड कमांडर आदित्य सिंघारिया और 2IC पूजा पाटीदार के कुशल नेतृत्व में हम जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। 1 महीने की लगातार अभ्यास का सुपरिणाम हमारे सामने पहला दल मंच के सामने आ रहा है। सीमा सुरक्षा बल प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सोमनाथ नेती के नेतृत्व में अपने ध्वज और अतिथि को सलामी देता गुजर रहा है।
इसके ठीक पीछे है रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का यह दल उप निरीक्षक नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में अपने सलामी देता हुआ गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है प्रथम वाहिनी विशेष सशस्त्र बल उप निरीक्षक रामलाल बघेल के नेतृत्व में ध्वज और अतिथि को सलामी देते हुए गुजर रहा है। एकता तालबद्धता का सुंदर संगम, यह भव्य आकर्षक परेड। इसके ठीक पीछे है 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल उप निरीक्षक शर्मा के नेतृत्व में से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है जिला पुलिस बल इंदौर उप निरीक्षक प्रदीप यादव जी के कुशल नेतृत्व में और उसके ठीक पीछे आ रहा है नारी शक्ति जिला पुलिस बल इंदौर महिला उप निरीक्षक सीमा मुवेल के नेतृत्व में। तालियों की गूंज गुंजायमान होनी चाहिए। इस सुंदर भव्य आकर्षक परेड आपके सामने से गुजर रही है। जिला होमगार्ड बल सशस्त्र उप निरीक्षक दीपेश पाटीदार के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए। इसके ठीक पीछे है जिला यातायात पुलिस बल सूबेदार राजेंद्र सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने से सलामी देकर गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे उप निरीक्षक कैलाश मार्सकोले के नेतृत्व में मंच के सामने से ध्वज और अतिथि को सलामी देता गुजर रहा है। इसके पीछे आ रही है देश की युवा पीढ़ी दूसरी सैन्य दल अनिकेत मोड़े के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय कैडेट कोर का दल मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है शौर्य दल स्मिता सूर्यवंशी के कुशल नेतृत्व में ये मजबूत सशक्तिकरण भारत का परिलक्षण। इसके पीछे स्काउट का यह दल युवा पीढ़ी और यह शानदार परेड मानो लग रहा है धरती डोल रही है और परेड कमान मानो अपने शमशीर पर सारा आसमान थाम लिया है। ऐसा लग रहा है कि यूं ही बाधाएं आए नित प्रलय की घोर घटाएं, हम यूं ही बाधाओं को पार करते रहेंगे। स्वाभिमान से ऊंचा शीश, गर्व से तना सीना, नजरों में मां भारती का सम्मान और सिंह सी सदी हुई चाल से ये टुकड़ियां अभियान प्रयाण के लिए आगे बढ़ती हुई। और दर्शक दीर्घा से निवेदन, तालियां बजती रहनी चाहिए इन जवानों के लिए। बड़े धैर्य के साथ, बड़े अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाए जा और खुशी के गीत गाए जा। नित बाधाएं आए पर कहीं ना हमें रुक पाए, ऐसी कामना के साथ। अनुशासन, तालमेल, शौर्य, वीरता की प्रतिमूर्ति है ये टोलियां। आदेश के अनुसरण का सबसे सुंदर प्रदर्शन। जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। हौसलों से चलने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। विश्व गुरु भारत एक संगठन, चिंतन, कला, शांति, एकता, समृद्धि, चिंतन, विकास, शिक्षा, ध्यान, योग, आयुर्वेद और मानवता जीवन की नैतिकता का पाठ भारत सबके समक्ष पूरे विश्व ने सभ्यता की राह ली है। और आईपीएस श्रीमान मयंक मिश्रा ने सहस्त्र सलामी दी और साथ में तृप्ति सिंह राजपूत परेड सेकंड इन कमांड। प्लाटून नंबर 1 उप निरीक्षक श्रीमान अश्विन दीवान पुलिस जिला बल धौलपुर थाना प्रभारी ने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 2 सहायक उप निरीक्षक श्रीमान संदीप सिंह पुलिस जिला बल का नेतृत्व बस स्टैंड चौकी प्रभारी 2005 बैच के आप, उन्होंने बड़े गर्व के साथ सलामी दी। और प्लाटून कमांडर 3 सुश्री सुनीता भारद्वाज उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी 2013 बैच के आप भर्ती और उन्होंने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। प्लाटून कमांडर 4 श्रीमान शौकीलाल राज 2004 में आपकी भर्ती नगर सेना पुरुष का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक थाना मणिपुर ने सहस्त्र सलामी दी। और प्लाटून कमांडर 5 श्रीमती रंभा साहू 2005 उप निरीक्षक कोतवाली नगर सेना महिला का नेतृत्व कर रही है और उन्होंने सहस्त्र सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 6 सिद्धार्थ सिंह जूनियर अंडर ऑफिसर सैनिक स्कूल अंबिकापुर आरटीसी आईटीसी में विशेष आपका कमांड, 4 नेशनल हॉकी प्लेयर इसमें शामिल, उन्होंने सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 7 बालकृष्ण राजवाड़े सीनियर अंडर ऑफिसर शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज इसमें 10 अग्निवीर 2 पैराकमांडो पुलिस जिला बल का प्लाटून क्रमांक 8 एनसीसी गर्ल्स राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर
जूनियर अंडर ऑफिसर सुश्री अन्नपूर्णा गुर्जर के नेतृत्व में प्लाटून क्रमांक 9 एनसीसी गर्ल्स होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर सुश्री प्रिया मेरी कप्पो के नेतृत्व में प्लाटून क्रमांक 10 स्काउट स्ट्रीट जूनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय कमांडर अश्विन एक्का के नेतृत्व में प्लाटून क्रमांक 11 गाइड शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर कमांडर सबीना सिंह के नेतृत्व में प्लाटून क्रमांक 12 गाइड अंबिका मिशन उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरनीबेड़ा अंबिकापुर कमांडर संध्या गिरी के नेतृत्व में प्लाटून क्रमांक 13 गाइड उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर कमांडर अनुप्रिया किस्पोट्टा के नेतृत्व में सलामी मंच के सम्मुख से गुजरते हुए प्लाटून क्रमांक 14 गाइड शासकीय कन्या शिक्षा परिसर अंबिकापुर कमांडर खुशबू रानी एक्का के नेतृत्व में शत शत नमन इस भारत भूमि को, अभिनंदन इस भारत भूमि का, जहाँ कण कण में भारत माता की जय जैसे जय घोष लेकर जवान चलते हैं। यह शानदार परेड, यह भूतपूर्व मंजर हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। यह पावन धरती हम सब की शक्ति का संचार करती है। अर्जुन शिवाजी जैसे वीर जैसे लोग यहाँ के गुणों का हमारा संचार करती है। जहाँ उत्तर में नागराज हिमालय माँ के मुकुट संवारता है तो दक्षिण की बात करूं तो रत्नाकर माँ के चरणों को धोता है। ऐसे ही वीर जवान, यूं ही हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बना। आज लहरा रहा है हमारा परचम। आज सोने की चिड़िया नहीं, हमें सोने की बाज की आवश्यकता है। चलो आज हम फिर विकासी बने, देश हित के लिए कार्य करें। और परेड कमांड मुख्य मंच के ठीक सामने अतिथि बड़े जेहेतु शामिल हो रहे और प्लाटून शैन्य शैन्य अपने कर्तव्य स्थल की ओर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते हाथ मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां इन टुकड़ियों के लिए समर्पित। सार अपनी साधना का शेष रहना चाहिए, हम भले मिट जाएं, जिंदा देश रहना चाहिए। ये टुकड़ियां अब अपने अभियान प्रयाण को अंजाम देकर धीरे धीरे निष्क्रमण की तैयारी में, बड़े निष्क्रमण की यह प्रक्रिया बहुत ही खूबसूरत मंजर जानो मानो हर दिल कह रहा है मैं मर भी जाऊं तो यह वतन मेरा आबाद है और आबाद रहेगा। खौफों से बड़ी इस देश की कहानी, बाजुओं में इतना दम कि देश की हर रवानी पलट दे। इस बुनियादी देश को थामने के लिए बलिदानों का हम लेखा कहें तो पूरे समंदर का पानी भी आज कम हो जाए। सबसे बेहतर रंग की तलाश, खाकी, समर्पण, मिट्टी से जुड़ा हुआ रंग। रक्षा में जुटे जवानों से, खेतों में जुटे किसानों से, युवाओं की कीर्तिमानों से ये देश गौरवशाली है। चंद्र मंगल सूर्य पर आते जाते अभियानों से, शानदार अभियान प्रयाण और अपने निष्क्रमण की ओर इस संपूर्ण परेड को अपने सुमधुर बैंड की धुन से पिरोते हुए प्रधान आरक्षक चैन साय किस्पोट्टा जी जो झुमका वादन कर रहे हैं, आरक्षक 892 अनुराग दिल जी बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 704 जोस्टोप को बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 774 विनोद कुमार भगत बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 709 अशोक क्रिकेटा साइड ड्रम वादन कर रहे हैं, सैनिक 387 श्याम कुमार हिला क्लारनेट का वादन कर रहे हैं, सैनिक 514 श्याम बेगा छांच का वादन कर रहे हैं। और साथ ही आज विशेष बात सैनिक स्कूल की बैंड, पुलिस बैंड का सहयोग दे रही है और कदम से कदम मिलाकर चलने में आज अपना समस्त यहाँ पर पूर्ण दिखा रही है कि हम सभी क्षेत्र में आज अव्वल हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ये चंद पंक्तियां वीर जवानों को समर्पित। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, तालबद्ध सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, पग कभी रुके नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और विजय हाथ हमारे हाथ में ध्वजा हमारी यूं ही लहराती है। यह ऊंचा झंडा एक हमारे देश का, इस झंडे के नीचे हमारी भारत की इच्छाएं निश्चित रूप से अमिट देश को लेकर आज पूर्ण होने को तैयार।
इन जवानों के कदमों के आहट से माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्तियां याद आ रही है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीराने। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा अतिथि परिचय। इधर है मनीष। आज अपना परिचय देते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। पर्यटन कमांड आईपीएस श्रीमान नाइक मिश्रा ने सहस्त्र अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी, अपना परिचय दिया और बड़े गौरव के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने स्वीकार किया। सेकेंड कमांड श्रीमती तृप्ति सिंह राजपूत ने अपना परिचय दिया। 2013 बैच प्रथम पदस्थापना बिलासपुर और आज यातायात सह निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। प्लाटून कमांडर 1 उप निरीक्षक श्रीमान अश्विन दीवान पुलिस जिला बल धौरपुर थाना प्रभारी ने अपना परिचय दिया और उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 2 सहायक उप निरीक्षक श्रीमान संदीप सिंह पुलिस जिला बल अंबिकापुर बस स्टैंड चौकी प्रभारी 2005 बैच किया और उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 3 सुश्री सुनीता भारद्वाज उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी 2013 बैच बड़े कर्तव्य को अपने पूर्ण करते हुए उन्होंने परिचय दिया, उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 4 श्रीमान शौकीलाल राज नगर सेना पुरुष सहायक उप निरीक्षक 2004 के भर्ती और थाना मणिपुर का दायित्व आप निभा रहे हैं। प्लाटून कमांडर 5 श्रीमती रंभा साहू 2005 उप निरीक्षक कोतवाली नगर सेना महिला का आपने नेतृत्व किया और कोतवाली में आप अपना कर्तव्य स्थल दे रही हैं। प्लाटून कमांडर 6 सिद्धार्थ सिंह जूनियर अंडर ऑफिसर सैनिक स्कूल अंबिकापुर महोदय, मैं आपको बता दूं सिद्धार्थ सिंह आरडीसी और आईजीसी में इन्होंने विशेष कमांडर की कमांडर बालकृष्ण राजौड़े सीनियर अंडर ऑफिसर शासकीय स्नातकोत्तर राजीव गांधी कॉलेज अंबिकापुर के। प्लाटून क्रमांक 8 अन्नपूर्णा गुर्जर जूनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर से। प्लाटून क्रमांक 9 के कमांडर प्रिया मेरी टोपो सीनियर अंडर ऑफिसर होली क्लास वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना परिचय देते हुए प्लाटून क्रमांक 10 अश्विन का स्काउट सेंट जेवियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना परिचय देते हुए प्लाटून नंबर 11 सबीना सिंह गाइड शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना परिचय देते हुए प्लाटून क्रमांक 12 संध्या गिरी गाइड अंबिका मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्लीपेड़ा अंबिकापुर। प्लाटून क्रमांक 13 गाइड अनुप्रिया किस्पोंडा। प्लाटून क्रमांक 14 गाइड खुशबू रानी। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय शहीदों के परिजनों से परिचय प्राप्त करते हुए उन शहीदों के परिजनों से मुलाकात। पूजे न गए शहीद को फिर आजादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत के साये में फौलादी न गाएगा। शहीदों के परिजनों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुलाकात। शहीद अगस्तुस कुजूर गांधीनगर थाने के उप निरीक्षक थे। शहीद हेमंत बराबी निरीक्षक लखनपुर थाने के। शहीद कोनिका टिक्का प्लाटून कमांडर गांधीनगर थाने के। शहीद सहलू राम भगत। प्रसिद्ध नृत्यों को प्रदर्शित कर पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता भारत की विशेषता को परिलक्षित करेगा। तो लीजिए प्रस्तुत है माँ उमिया पाटीदार कन्या विद्यालय राव का यह नृत्य। बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों, आप लोग लाइनबद्ध होकर भी निकले और अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माँ उमिया पाटीदार विद्यालय राव के इस समूह को। बूंदों से बनता सागर, फल की धानी है चादर, देखा है हमने एकता का सुंदर समा। भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास रहा है
अपनी समृद्ध विरासत the buglers sounding the rouse, guard commander ordering salami shastros, salute with arms, mark completion of 2 minutes of silence. Silence, quiet, still, tranquil. While 11 hearts beat, some now lie still. As gratitude, an honor call, the silence quietly, saying it all. The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. Time the great healer, the great mediator, and the great change maker. As it seamless carries the moments away, it leaves in its wake many things, stories, memories, and heroes. And today, we revere and pay homage to those heroes. देश के सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। अब माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल पुस्तक में अपने विचार और भावों को दर्ज करेंगे। ये बेहद भावुक कर देने वाला और गौरवपूर्ण पल। राष्ट्रीय समर स्मारक जहां गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि के पश्चात यह समारोह विधिवत प्रारंभ होता है।
अपने विचारों और उनके भावों को डिजिटल पुस्तिका में दर्ज करते माननीय प्रधानमंत्री। याद बहुत आते हैं वो, और हमेशा याद रहेगा उनका बलिदान। क्या तुम्हें मालूम था कि तुम इतने याद आओगे, देश पर जान आओगे, फिर जैसे फलक पे से Charlie.